दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल पे जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों जैसे कि हम फाइनेंस की सीरीज में आगे बढ़ चुके थे, हम यूनिट 3 के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 5th पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देखा था, आज हम यूनियन बजट और डिजिटल इंडिया के बारे में देखेंगे। दोस्तों यूनियन बजट सुन के तो काफ़ी आसान टॉपिक लगता है, बट हाँ ये टॉपिक उतना आसान है नहीं। पर आप फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए तो आया हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। दोस्तों यूनियन बजट यूजुअली दो पार्ट्स में होता है। एक होता है यूनियन बजट करंट से रिलेटेड, जो कि अभी आया नहीं है, वो इस साल हम पढ़ेंगे जब हमारा बजट रिलीज हो जाएगा। साथ में एक होता है स्टैटिक पार्ट। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम कंप्लीट अपना फोकस जो है वो स्टैटिक पार्ट में करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम चालू करें, उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है। उसके बाद मैं 14 मंथ्स के लिए कैब बनाई में एज अ सीनियर एनालिस्ट काम किया। फिर मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एसएससी सीजीएल निकाला। उसके बाद मैंने अपनी वो जॉब छोड़ी, फिर मैं अब कैट दिया, फिर अब मैं एमबीए कर रहा हूँ आईएम रांची से। मेरा ये फाइनल ईयर है और हाँ, मैं अपने पैशन को फॉलो करने आ चुका हूँ। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाने का। मेरे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं और वो आज सरकारी नौकरी में हैं। तो दोस्तों अब मेरा विजन थोड़ा ब्रॉड हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है, मेरी जो नॉलेज है, वो पूरे इंडिया लेवल के लोगों तक जाए और मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी का दोस्तों कल्याण करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, सबकी सरकारी नौकरी इसी साल लगे। ठीक है, इसलिए मेरा ये चैनल आप लोग के लिए फ्री में सारा कुछ जितना भी है, एसएससी, आरबीआई, बैंक, जितना भी रिलेटेड नॉलेज है, हमारा विजन ये है कि सब फ्री में कंटेंट बच्चों को दे। ठीक है दोस्तों, बिना कुछ देरी की करे हम चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है यूनियन बजट। ठीक है, हम लोग यूनियन बजट के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन बजट जो है दोस्तों, उसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जनवरी टू दिसंबर नहीं होता। यहाँ पे आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारे इकोनॉमिक्स में। फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट का जिक्र एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप से किया गया है। ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112। ठीक है, वो इस आर्टिकल में है। और इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं, बजट में क्या क्या चीज़ें होती है कि एग्जिस्टिंग एक होता है कि प्रीवियस, और एक होता है अपकमिंग। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या चीज़ें हुई, हमारा एक्सपेंडिचर क्या था, हमने कितना खर्चा किया, और हमें एज ए गवर्नमेंट, हम मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला प्रीवियस ईयर में। हमने हमारी जो स्पेंडिंग थी वो किस किस सेक्टर में कितनी थी, कितना परसेंट जीडीपी हमारा स्पेंडिंग हुआ, कितना हमें अर्न हुआ। ये होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स का सिनेरियो। फिर ये भी हम फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी, हम लोग की स्पेंडिंग कितनी होगी, हमारी अर्निंग्स कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये होता है अपकमिंग में। तो यूजुअली अब इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। बजट, बजट कंटेन्स, ठीक है, एक होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब होती है अर्निंग, गवर्नमेंट की अर्निंग। और ये होता है एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, ठीक है, कहाँ का स्पेंड करती है। अब अर्निंग्स कैसे होती है गवर्नमेंट को, टैक्सेस के थ्रू, ठीक है, डिविडेंड्स, किसी कंपनी को उन्होंने पैसा दे दिया है तो वो रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कुछ होते हैं स्कीम्स, पेंशंस, सैलरी, एम्प्लॉय को सैलरी देना, ये होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको अब थोड़े से अच्छे से वर्ड में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे साथ लिखते जाइए दोस्तों। दी यूनियन बजट ऑफ ईयर इज referred to as annual financial, एक मिनट, स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इट कंटेन्स फर्स्ट डिटेल्स of the actual receipts या receipts and expenditure। यहाँ पे हमने देखा था रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब अर्निंग्स, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा है गवर्नमेंट का। ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर and the reasons for any deficit or surplus in that year। डेफिसिट मतलब क्या होता है, जब खर्चा ज़्यादा हो जाए हमारी अर्निंग से, मतलब एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसीट्स। सरप्लस मतलब जब अर्निंग ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, ठीक है, चलेगा। सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एस्टिमेट करना रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स, इसके बारे में हम आगे देखेंगे ये दोनों क्या क्या होते हैं। फिर एक हो गया दी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कमिंग ईयर। आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी क्या क्या स्कीम्स होगी, क्या क्या टैक्सेशन प्रपोजल्स होंगे, उसके बारे में बताता है। तो ये होता है बजट के बारे में। ये आपको शॉर्ट नोट याद करना है, ये आपको बेसिक समझ में आएंगे। आर्टिकल 112 में था, ये बताता है प्रीवियस और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के बारे में। बजट के बाद रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का सारा कुछ रहता है। रिसीट्स जानते हैं अर्निंग्स होती है, एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के खर्चे कितने हुए, ठीक है। इसके बारे में ये शॉर्ट नोट है, इसको आप लिख लीजिए और इस लैंग्वेज में आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दी रिस्पॉन्सिबिलिटी द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स।
बजट डिवीजन होता है एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। कहाँ पे आता है वो? फिनेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये है आपकी फिनेंस मिनिस्ट्री। एक डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है इसमें। ये है आपका इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, इसमें डिविजन्स है। ये जो डिवीजन है वो है आपका बजट डिवीजन। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट आता है और इस इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में आपका बजट डिवीजन आ जाता है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है बजट बनाने में। ठीक है, इजी। अब पढ़ेंगे 6 स्टेजेस ऑफ बजट। बजट किन किन 6 स्टेज से गुजरता है? पहला होता है, सबसे पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट को प्रेजेंट कर दिया, फिर उसके बारे में डिस्कस होती है, चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन होता है। प्रेजेंट करने के बाद चीज़ें डिस्कस तो होगी, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, क्योंकि बजट में हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्टर में कितनी आपकी स्पेंडिंग होगी, क्या क्या स्कीम्स हम लोग लॉन्च करेंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट इस पर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट उसको जांच करता है, स्क्रूनिटी होती है, स्क्रूनिटी ऑफ मिनट स्क्रूनिटी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। स्क्रूनिटी हुई, फिर वोटिंग होती है ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। वोटिंग होती है भाई कौन से डिपार्टमेंट को कितना खर्चा मिलेगा। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड्स होता है, उसमें से डिपार्टमेंट्स को उतना फंड्स मिलता है, फिर वो फंड से वो अपकमिंग प्रोजेक्ट और स्कीम्स में वो फंड्स एलोकेट होता है और वो लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल अप्रोप्रिएट बिल्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन बिल, बिल पास होता है। फिर 6th में फाइनली फाइनेंशियल बिल जो था, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, ये जो कि लास्ट प्रोसेस होता है। 6 स्टेजेस होते हैं, ये 6 स्टेजेस आपको याद करनी है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, फिर डिस्कशन होती है उसके बारे में, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते हैं सही है कि नहीं, फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होता है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पैसा अलोकेट कितना होगा उसके लिए वोटिंग होती है, फिर वो जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो पास होता है, फिर फाइनली आपका फाइनेंशियल बिल पास हो जाता है। तो ये 6 स्टेजेस है दोस्तों, 6 स्टेजेस है। अब ये लिख लो ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पहला हो गया रिसोर्सेज को री एलोकेट करना। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के को देखते हुए कौन सा सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है, कौन से हम लोग को पब्लिक को हमें वो रिसोर्सेज देना है, किसको रिसोर्सेज देना है, उसका अप्रोप्रिएशन इंपॉर्टेंट है। जो डिप्राइव्ड क्लास है उनको सही से स्कीम्स के बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं कि नहीं, इंक्लूसिविटी बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। फिर क्या होता है, आपको इनइक्वालिटी कम करनी है। जो ज़्यादा गरीब है ऐसा ना हो जाए कि वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है बहुत अमीर होते जा रहे हैं, उनके बीच में इकोनॉमिक गैप आता जा रहा है, उसको एवरेज करना, उसको कम करना, ये मेन पर्पस होता है। तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम
एंड वेल्थ। ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ मेन तो यही होता है, तो लिख दो कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाना, ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर हो गया रीजनल डिफरेंसेस को कम करना, reducing रीजनल डिफरेंसेस। एक और लिख लो, पब्लिक एंटरप्राइज को, पब्लिक सेक्टर को वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है, उसको मैनेज करना। पांच आपको यहाँ इससे 4 या 5 पॉइंट्स बस याद रखना है। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। इनमें से 5-6 पॉइंट याद रखने ना, बस 5-6 पॉइंट है ना, 4 से 5 पॉइंट सफिशिएंट होगा याद रखने, ठीक है। अब होता है दोस्तों, अब हम बजट में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। बेसिक पर्पस समझ में आ गया होगा आई होप। कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। यूनियन बजट कि इसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल में, याद करो फटाक से, ठीक है, 112 में, 112 में। अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिसीट्स, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था, बट स्टिल अच्छा नोट्स बनाना ये मेरा फ़र्ज़ है आप लोग के लिए। एक्सपेंडिचर, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स क्या होती है, जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, मनी अर्न बाय गवर्नमेंट, और वो भी बोरोविंग्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स के फॉर्म में हो सकती है। लिख लो, मनी अर्नड received by government in the form of borrowings or repayment of loans by states। यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा दिया, लोन्स दिया, अब स्टेट वापस उसको पैसा वापस दे रही है, तो ये गवर्नमेंट की अर्निंग ही तो है इंटरेस्ट के रूप में, है ना। ये होता है आपका रिसीट्स। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी एक्सपेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स एक्सेट्रा, जो होते हैं इन सब चीज़ों का एक्सपेंस, जो खर्चा होता है गवर्नमेंट, वो होता है एक्सपेंडिचर। लिख लो फिर इसको, इट इंक्लूड्स, रुक जाओ, राइटिंग तो बहुत गंदी है दोस्तों, लेकिन प्लीज़ बियर विथ मी। इट इंक्लूड्स ऑल expenses done in the name of planning, for example expenditure on electricity generation, irrigation, रूरल डेवलपमेंट, कॉमा कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है ऑफ रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर प्लानिंग के अलावा it also includes
इंटरेस्ट पेमेंट्स, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है, किसी से लोन ली है, आरबीआई से लोन ले लिया, अब उसको इंटरेस्ट दे रही है, वो भी तो एक तरह की एक्सपेंडिचर है। पेंशंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशंस दे रही है। स्टैचूटरी ट्रांसफर्स टू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर क्या होता है, लेमन टर्म्स में मैंने आपको बता चुका था। अब ये एक प्रोफेशनल टर्म में अगर आपको किसी को बताना है तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब यूनियन बजट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं थोड़ा सा। हम लोग बेसिक से एडवांस में जाएंगे दोस्तों, सब चीज़ों के यूनियन बजट को क्लासीफाई करेंगे। एक होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू बजट। एक होता है आपका कैपिटल। डिफरेंस बहुत छोटा सा है, इतना ही समझ जाओ, काफ़ी है। कैपिटल बजट में क्या होता है दोस्तों, अगर आपके एसेट्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं। कैपिटल बजट में क्या होता है, कैपिटल बजट में जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। तो अब बजट में जैसे आप जानते हैं दोस्तों, दो पार्ट होते हैं। एक होता है आप कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, और कितना आपकी रिसीट्स है, कितना आप कमा रहे हैं। तो कैपिटल बजट में क्या होता है, सब खेल देखो, सब खेल है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। यहाँ लिख लो, सब खेल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से लिख लेते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़, कैपिटल बजट में दो टाइप्स होते हैं। बजट क्या होता है, या तो अर्निंग हो रही है, या तो अर्निंग होती है, या तो आप स्पेंड करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट्स, एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं और इस कितना आपको मिल रहा है, इनके फ्लक्चुएशन से एसेट्स और लाइबिलिटी फ्लक्चुएट हो रही है, वो होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के फ्लक्चुएशन से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ फ्लक्चुएट नहीं होती, मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इतना सा है इसका डिफरेंस। इतना सा डिफरेंस है दोस्तों, इतना ही बस आपको याद करना है। तो हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा अच्छे से देख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू बजट में होते हैं आपके दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीट्स। एक हो गया आपका दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। अब रिसीट्स क्या होगी दोस्तों, टैक्स रेवेन्यू। एक बात बताओ, टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है तो क्या उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में? बिल्कुल नहीं पड़ता। टैक्स आज मिला, जैसे समझ लो आज मैंने कुछ सामान खरीद लिया, उस पर मैंने जीएसटी का भी टैक्स दिया, उससे गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू बजट आपका, ये हो गया आपका
रेवेन्यू बजट, एक मिनट, ठीक है। कैपिटल बजट में भी दोस्तों दो टाइप के होते हैं आपका, कैपिटल रिसीट्स, एक हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, दो टाइप हो गया। अब हम लोग इंडिविजुअली इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। मैंने आपको जैसे बताया, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, जैसे रेवेन्यू बजट है उसमें रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चेंजेस से कोई भी इफेक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में नहीं होता। कैपिटल बजट में क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में फ्लक्चुएशंस आते हैं। ये आपका मेन डिफरेंस है। बट हाँ, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, चलो देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग दोस्तों, रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में हमने दो पार्ट क्लासीफाई करे थे, रेवेन्यू रिसीट्स हो गया आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स आर रिसीप्ट्स विच डू नॉट हैव does not have direct impact on assets and liabilities of the government, ठीक है। It consists of money earned by the government through टैक्स। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। थ्रू टैक्स, सेम उसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से ब्रॉड वे में समझ रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी या इनकम टैक्स, ठीक है। एंड नॉन टैक्स सोर्सेस, ये हो गया आपका डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट्स या इंटरेस्ट रिसीट्स, ठीक है। आया समझ में दोस्तों? अब हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। इट डज नॉट हैव, सेम पॉइंट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड liabilities of the government। सेकेंड लिख दो, एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होगा, सैलरीज, सैलरी दोगे तो इफेक्ट होगा, नहीं होगा भाई। इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, पेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस। यूजुअली ये अगर आप समझें तो ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती है रेवेन्यू बजट वाली, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कैपिटल बजट। सेम कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट हमने पढ़ लिया, कैपिटल बजट हम देखेंगे, ठीक है। कैपिटल बजट को कितने टाइप में बांटे थे देखो, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही बजट मतलब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के इसमें बांटना है। घर का बजट जब दोस्तों आप बनाते हो तो क्या क्या देखते हो भाई, हमें कितनी अर्निंग हुई और हमने उसमें कितना पैसा खर्च कर दिया और कितना सेविंग में डाला, इतना ही। वैसे सरकार का भी वही रहता है, बस ये एक ब्रॉडर टर्म्स में हो जाता है। कैपिटल
रिसीट्स, एक हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इट लीड्स टू अ डिक्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स या इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ, आप समझो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद करने जाओगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। रिसीट्स मतलब मुझे अर्न हो रहा है। ठीक है, अब मैं बैंक का एग्जाम्पल आपको देता हूँ दोस्तों। बैंक क्या करता है? बैंक अपने कस्टमर्स को लोन दे देता है, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया। अब जो कस्टमर है दोस्तों, उसने लोन चुका दिया। बैंक के लिए उसका जो कस्टमर है वो एसेट होता है। बट जब उसका कस्टमर उसका लोन चुका दिया पूरा, ठीक है, चुका चुका है, तो अब उसके बाद उस कस्टमर से उसे कोई अर्निंग होगी क्या? नहीं होगी, उसने अपनी अर्निंग सारी कर चुकी है। तो एसेट जो था वो तो डिक्रीज हो गया, बट लाइबिलिटी बढ़ गई। एसेट और लाइबिलिटी हमेशा वाइस वर्सा रोल प्ले करता है। एसेट्स कम होता तो लाइबिलिटी बढ़ती है, एसेट्स बढ़ता है तो लाइबिलिटी कम हो जाती है। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, बैंक ने अगर मुझे लोन दिया तो मैं एक तरह का उसके लिए एसेट हो गया, क्योंकि मैं उसे इंटरेस्ट रेट पे करूँगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी होती है जो एसेट्स को बढ़ाता है और लाइबिलिटी को कम करता है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा। तो ऐसा पढ़ना होता है दोस्तों, चीज़ों को रिलेट कर करके। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट बढ़ता है, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट बढ़ता है और लाइबिलिटी कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इट consists of the money earned by selling assets या डिस इन्वेस्टमेंट। आपने देखा ही होगा दोस्तों, समझ लो कोई गवर्नमेंट है, वो पब्लिक सेक्टर में अपना कुछ शेयर्स या ओनरशिप रखी हुई है। अब वो ओनरशिप को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में बेच दे रही है, वो अपनी ओनरशिप विड्रॉ कर रही है, इसका मतलब। ठीक है, तो वो होता है एसेट्स को अपने बेच रही है। सच एस सच एस पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, पहला लिख दो, ये दूसरा यहाँ लिख दो, मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ borrowings और रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय स्टेट्स। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। इट कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट by the government on creating assets such as roads or hospitals।
स्कूल जब खोलो, रोड्स बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, रोड्स में टोल टैक्स लग जाता है आपका, हॉस्पिटल्स में आपकी अर्निंग हो जाती है, स्कूल्स में भी अर्निंग हो जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इनिशियली सरकार को इसमें पैसा खर्च करना होता है, बट लॉन्ग टर्म में ये एक एसेट्स को बढ़ाने की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपना लैंड लेते हैं, वो भी एक तरह का लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है। वो इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, एसेट्स अपना बढ़ रहा है, लाइबिलिटी कम हो जा रही है। सेकेंड, सबको डे टू डे लाइफ से दोस्तों कनेक्ट करोगे ना, तो फाइनेंस बहुत इजी टॉपिक है। फाइनेंस को अगर आपको समझना है तो कुछ नहीं, आप अपने घरदार परिवार के अकाउंट्स को देखो, जो हम अपने महीने का बजट बनाते हैं ना, कितना हमने खर्चा किया भाई, कितना बचाया, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, बस वही है फाइनेंस। बचपन से आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, बस फाइनेंस बोल के इस सब्जेक्ट को टफ बना दिया जा रहा है। एट द एंड ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। मनी गिवन बाय दी गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ लोन्स, देखो सेम वो जो एग्जाम्पल मैंने बैंक का लिया था वही है। लोन्स टू स्टेट्स और रीपेमेंट ऑफ इट्स बोरोविंग्स, ठीक है, चलेगा। रेवेन्यू बजट हो गया और आपका कैपिटल बजट भी इससे हो गया, ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इजी है, ठीक है। अब जब भी हम बजट के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, या तो हमारा, हम बोल रहे हैं ना एक्सपेंडिचर अर्निंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इससे रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो हमारा एक्सपेंडिचर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो हमारी अर्निंग से, तो हमें नुकसान हो सकता है। या तो हमारा एक्सपेंडिचर और हमारी अर्निंग बैलेंस कर ले, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो होता है, उसमें हम बोलते हैं बैलेंस हो चुका है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। या तो हमें सरप्लस हो जाए, इन द सेंस हमारी रेवेन्यू मतलब हमारी जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा हो गई हमारे खर्चे से। तो तीन चीज़ें हो सकती है भाई, क्या क्या? डेफिसिट, बैलेंस्ड, सरप्लस, ठीक है, बहुत आसान से समझेंगे। रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? अर्निंग्स। मुझे जितना पैसा मिला उससे ज़्यादा मैं खर्चा कर दिया, समझ गए? तो लिख दो इसके बारे में, अ बजट इज इन डेफिसिट एक्सपेंडिचर इफ एक्सपेंडिचर surpasses the revenue for a designated year, ठीक है। बैलेंस मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब होता है रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जितनी रेवेन्यू है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो ये तो आप लिख लेंगे। सरप्लस क्या होता है? जब रेवेन्यू बड़ी हो जाती है एक्सपेंडिचर से, रेवेन्यू जब बड़ी हो जाती है एक्सपेंडिचर से, उसे हम कहते हैं सरप्लस सिचुएशन। एक्सपेंडेड रेवेन्यू सरपासेस एक्सपेंड, रुक जाओ, expected revenues surpasses the expenditure of the designated year, ठीक है। तो डेफिसिट, बैलेंस और सरप्लस का मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों? इजी है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डेफिसिट के बारे में, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।
डेफिसिट। देख रहे हो आप दोस्तों, बजट हमने कितना डिटेल में अब हमने कर दिया। और आप देखोगे, मैं बार बार इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आपको जो टॉपिक है वो उसका क्रोनोलॉजी समझ में आए कि हम कैसे पढ़ रहे थे, क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने यूनियन बजट के बारे में बात करी, फिर होता क्या है, कौन से आर्टिकल में उसे क्या बोलते हैं उसके बारे में बात करी। फिर बजट से हमने ये सीखा कि वो कहाँ से आता है, फिर ये सीखा कि उसके स्टेजेस क्या होते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स देखे। फिर हमने सीखा कि बजट में मेनली दो चीज़ें ही आती है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। फिर हम लोग ने बजट के टाइप पढ़े, जो कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, उसके अंदर क्या क्या आता है। फिर रेवेन्यू और कैपिटल बजट में डिफरेंस पढ़ा हमने, कैसे वो एसेट्स और लायबिलिटी में डिपेंडेंट है या नहीं, क्या क्या चीज़ें वो एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। फिर बजट के बारे में जब हम पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा उस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है या बैलेंस हुआ है, कि हमें अर्निंग ज़्यादा हुई है हमारी, मतलब लॉस इन द सेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अब अगर हमें डेफिसिट हुआ है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो क्यों है, क्या रीजंस है, उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें तीन टाइप हो सकते हैं आपके, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब रेवेन्यू डेफिसिट देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट आप समझ ही पा रहे होंगे, मतलब क्या हो रहा है, इजी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हो गया है ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट से। समझ में आ गया, यही होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख दो आप, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये फॉर्मूला से आपकी सब समस्याएं हल हो जाएगी। ठीक है, इतना सही है। अब पढ़ते हैं दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट पढ़ने के लिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एग्जांपल देता हूँ। डेफिसिट मतलब क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, यही होता है डेफिसिट, यही होता है डेफिसिट। इसमें क्या आते हैं, एक हो गया सॉरी आपका रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल, रेवेन्यू और यहाँ पे हो गया कैपिटल। ठीक है, यही पढ़े ना आपने। रिसीट्स दो ही टाइप के होते हैं, देख लो यहाँ पे भी, कैपिटल रिसीट्स होता है और हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो रिसीट्स अपने पढ़े, रेवेन्यू और कैपिटल। अब एग्जांपल लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो था 90 CR का। तो करोड़ों अगर मैंने खेलते हैं हम लोग, इजी एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये का था, 100 रुपये का था टोटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट जो थी, अर्निंग्स जो हुई वो 40 रुपीज़ की हुई। कैपिटल अर्निंग हुई आपको 40 रुपीज़ की। खर्चा कितना हुआ, 100 रुपये का खर्चा हुआ, 100 रुपये का। ठीक है, तो आपने बोल दिया सर डेफिसिट हो गया 20 रुपीज़ का, पर ये फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे अपना डेफिसिट को कम करना है, तो मैं चले गया भाई, गवर्नमेंट चले गई, गवर्नमेंट लोन ले ली 50 रुपये का फ्रॉम RBI।
₹50 का लोन ले ली गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने ₹50 का लोन लिया और यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, +50 हो गया। तो अभी ₹20 का जो डेफिसिट था वो हो गया +30, मतलब रिसीट ज़्यादा हो गई, तो इससे ये सरप्लस हो गया, इससे ये सरप्लस हो गया। ₹30 का लोन लिया, ₹50 का लोन लिया, ₹30 डेफिसिट ₹20 का था, 50 यहीं पे डाला, ₹30 सरप्लस दिखा दिए, हम बता दिए हम डेफिसिट नहीं, हम तो सरप्लस है करके जो फॉर्मूला हो गया दोस्तों, इस फॉर्मूला को हमें अपडेट करना होगा। इस फॉर्मूला को हम अपडेट करते हैं। फॉर्मूला बनेगा अब ये, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस ब्रैकेट में ना नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट, क्योंकि जब आरबीआई से ₹50 का लोन ले रही थी गवर्नमेंट, तो ये डेट क्रिएट कर रहा था और डेट हम यहाँ दिखा नहीं रहे थे, और ये डेट कैपिटल रिसीट में ही क्रिएट करता है। इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म का यूज हुआ, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉट ओनली कैपिटल रिसीट्स, जो कि हम बोलेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो ये आपका फॉर्मूला अपडेट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। समझ गए यार? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको लिख लेते हैं, डोंट वरी, इसको लिख लेते हैं, बट मैंने आपको बेसिक समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है दोस्तों, मुझे भी समझना पड़ता है कि आप लोग को कैसे मैं ईजी वे में समझाऊँ। समझाना एक होता है, लिख के बता देना, एक होता है ईजी वे में समझाना। ईजी वे में समझाने के लिए दोस्तों आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करने होते हैं, क्योंकि अगर मैं अच्छे से आपको कन्वे नहीं कर पाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है मेरी टीचिंग का। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट ये होता है इज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई डेफिसिट है ना, रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसीट्स, ठीक है। वही जो मैंने आपको समझाया, दिस इक्वल्स द मनी the government needs to borrow during the year. A surplus arises if receipts are more than expenditure. Fiscal deficit equals to total expenditure minus revenue receipts plus non debt creating capital receipts। चलेगा? ये आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो इसके साथ आपने फिस्कल डेफिसिट भी पढ़ लिया। अब आता है दोस्तों आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसको हम लोग वापस एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट आपको बताती है
कि ओवरऑल कितना आपका डेफिसिट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। हर एक फैक्टर्स को कंसिडर करती है। अब देखना थोड़ा सा एकदम माइन्यूट डिफरेंस अब पकड़ेंगे हम लोग दोस्तों, माइन्यूट डिफरेंस पकड़ेंगे। यूजुअली आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे, बट आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान से देखना। देखो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दे देंगे, 2020 था, 2021 ले लेते हैं, या हम लोग अपना ही, हाँ ठीक है, 2020 और 2021 में देखते हैं हम लोग। टोटल रिसीट एक्सेप्ट डेट, ठीक है, 80 रुपये अर्निंग हुई। टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये एक्सपेंडिचर हो गया। फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? फिस्कल डेफिसिट 100 - 80 जो कि 20 चलेगा। जीडीपी बोलेंगे हम, बोल दिया जीडीपी मेरी थी इस साल की 1000 रुपये की। फिस्कल डेफिसिट परसेंट, फिस्कल डेफिसिट परसेंट क्या होता है ये? फिस्कल डेफिसिट अपॉन टोटल जीडीपी 20/1000 × 100, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो 20/1000 × 100 जब करोगे तो आपको यहाँ पे 2% आ जाएगा। लिख देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन भी खींच दो, और भी एक लाइन खींच दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपकी, गवर्नमेंट ने भाई बोल दिया हम लोन ले रहे हैं, अब हम लोन ले लेते हैं। चलो ये बात मैं बताता हूँ। अब 2021 के बात करते हैं। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने लिए रिसीट से 90 रुपीज़ की अर्निंग हुई, 100 का उनको एक्सपेंडिचर हुआ, तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया? 100 - 90, 90 - 100 भाई, 100 - 90 सॉरी, एक्सपेंडिचर माइनस डेट, टोटल रिसीट एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट 100 - 90, 10 का एक्सेस एक्सपेंडिचर आया। टोटल जीडीपी जो थी 1000 थी। फिजिकल डेफिसिट परसेंट जो हो गया दोस्तों अब कितना हो गया? 10/1000 × 100 जो कि 1% आया। गवर्नमेंट में कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोन भी लिया था, ठीक है, वो लोन मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लोन लिया था 100 रुपीज़ का लोन लिया 10% इंटरेस्ट में, 100 रुपीज़ का लोन लिया 10% इंटरेस्ट में, तो टोटल एक्सपेंडिचर अब कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट देना है इसको 10% का 100 में, +10 हो जाएगा, +10 हो गया, मतलब कितना हो गया? 110 हो गया एक्सपेंडिचर, क्योंकि 100 रुपये का लोन लिया, 10 मतलब इसको 10% इंटरेस्ट भी देना है, तो +10 यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो 100 था, यहाँ पे 10 का इंटरेस्ट, 10 रुपये का इंटरेस्ट, 110, 110। अब फिजिकल डेफिसिट जो एक्चुअल दिख रही है दोस्तों वो कितनी हो गई? गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छा काम किया था, बट दिखा के उन्होंने कह दिया भाई 10 हम लोग ने एक्स्ट्रा दिया, तो अब ये 110 - 90 एक्चुअल 20, फिजिकल डेफिसिट वापस 2% है। अच्छा काम करने के बाद भी गवर्नमेंट निराश है कि भाई फिजिकल डेफिसिट तो फिर से उतना ही दिखा दिया हमारे इसमें। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये है कि प्राइमरी डेफिसिट है। समझ गया दोस्तों? देखो इतने प्यारे एग्जांपल से आपको समझाया हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन तो कोई शायद नहीं दे सकता है सब टॉपिक्स का। इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है उसको इतने सिंपल वे से समझाना, यही मेरा काम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में आप नोट लिख लो। आप प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है? प्राइमरी डेफिसिट
इक्वल्स फिस्कल डेफिसिट माइनस interest payment. This indicates the gap between the government's expenditure and its receipts, not taking into account the expenditure incurred on interest payments on loans taken during the previous years. ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपका है। अब इसमें फिस्कल पॉलिसी देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर को ऐसे ही यूज़ करना, इकॉनमी में कुछ इकॉनमी ग्रोथ आ जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्राइस स्टेबल हो जाए। फिस्कल पॉलिसी में वही आपको फ्लक्चुएशंस करने होते हैं ताकि आपकी इकॉनमी स्टेबल रहे। लिख लेते हैं इसको भी। फिस्कल पॉलिसी, इट इज़ द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस इकॉनमी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? इकॉनमिक ग्रोथ, सेकेंड फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिखो, बेटर होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। थर्ड हो गया आपका प्राइस स्टेबिलिटी। चलेगा? ठीक है। फिस्कल पॉलिसीज़ के भी थोड़े बहुत टाइप है, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है बट ईजी होगा, आप काफ़ी आराम से इसे नोट्स बनाते बनाते समझ पाएंगे। और इसको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है बट काफ़ी आसान वे से मैंने इसे समझा दिया है। फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी, फिर हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, और फिर हो गया आपका एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, देखो भाई एक चीज़ आप अब तक तो समझ गए होंगे, न्यूट्रल इन द सेंस क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी में आपने समझ गया फिस्कल क्या होता है, डेफिसिट में आपने देखा एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का खेल है। फिस्कल पॉलिसी में भी एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स का ही खेल होगा, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है और कितना ले रही है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा कुछ टर्म्स में 2 टर्म्स हैं थोड़े से अलग है, उसको आपको देखना है, मीनिंग सेम ही है उसका। जैसे आप फिस्कल पहला देख लो, फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी में क्या हो जाएगा, 2 टर्म देख लो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वही एक्सपेंडिचर को स्पेंडिंग लिख दिया, अर्निंग को मैं टैक्सेशन, गवर्नमेंट अर्न किससे करती है, टैक्स से, लिख दो यहाँ पे, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल्स टू गवर्नमेंट टैक्सेशन, न्यूट्रल पॉलिसी हो गई। ठीक है, चलेगा।
आसान है, बस इसको ऐसे ही समझो आप, अपने वर्ड्स में इसको ये लिखना है, आपको लिखना बस इतना ही है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इक्वल्स टैक्सेशन। इस उसको ऐसे कंट्रोल करती है कि भाई ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ी रहे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहे। आपको करना है बस इतना ही है। फिर हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कब बुलाते हैं? जब आपको इन्फ्लेशन कम करना हो, ठीक है, इन्फ्लेशन जब आपको कम करना हो। दोस्तों एक बात बताओ, इन्फ्लेशन जब कम करना होता है, एकदम लॉजिकल सोचना, इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब हमारे पास अधिक पैसा आने लग जाता है, तब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो मार्केट में मनी का फ्लो, कैश का फ्लो थोड़ा कम हो जाए, उससे हमारा इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। तो मनी का फ्लो जब कम करना चाहती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट चाहिए कि भाई हमारे पास, इंसानों के पास, मतलब हमारे पास, लोगों के पास पैसा कम हो स्पेंड करने को। कैसे कम कर सकते हैं? टैक्स बढ़ा दो, टैक्सेशन को बढ़ा दो, तो हम लोग पैसा दे देंगे गवर्नमेंट को, तो हमारे पास थोड़ा सा खर्चा करने को कम होगा, तो इन्फ्लेशन इससे कम कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब बस इतना याद रखो, इन्फ्लेशन कम करने का ऑब्जेक्टिव होता है, तो गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा देती है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, टैक्सेशन ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। समझ में आ गया? इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में लिख ही लो। इट इज वेयर गवर्नमेंट collects more in taxes than it spends, ठीक है। This reduces agree this reduces aggregate demand, which may seem like a bad thing but reduces inflation, ठीक है। हो गया ये। अब होता है एक्सपेंशनरी, तीन पॉलिसी एक्सपेंशनरी। तो भाई कॉन्ट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशन से मतलब आप समझ सकते हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी करेगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सब अच्छा हो, तो भाई जितना स्पेंड करोगे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रोड्स, ब्रिजेस बनाओगे, स्कूल्स बनाओगे, तो उतने लेबर सबको हायर करने होंगे बनाने के लिए। इससे आप क्या करोगे? लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो, स्पेंडिंग दो बढ़ रही है, दिख तो रहा है कि भाई बढ़ा रही है, बट गवर्नमेंट स्पेंड इसीलिए तो करती है ताकि डेवलपमेंट हो। तो क्या होता है इसका मतलब? गवर्नमेंट स्पेंडिंग greater than टैक्सेशन, ठीक है। इट इज वेयर द गवर्नमेंट spends more than it takes in through taxes, ठीक है। this may involve reduction in taxes, increase in spending, or mixture of both to ultimately boost prosperity and economic growth,
ठीक है। तो दोस्तों आज का हम लोग वीडियो लेक्चर इतना ही रखते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा टाइम एक्सीड कर रहे हैं। कल हम लोग FRBM एक्ट के बारे में देख लेंगे, ठीक है, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं उसके बारे में देख लेंगे। साथ में डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव था, ठीक है, वो हमें एक वो वाला टॉपिक भी और बचा हुआ है, ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या थे डिजिटल इंडिया के, और एडवांटेजेस और चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस, ये टॉपिक भी हमारा बाकी है, तो ये हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों हमने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर लिया है। ये टॉपिक आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि मैंने आपको काफ़ी इजी वे से टॉपिक को पढ़ा दिया है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और धन्यवाद, आप ऐसे ही हमें हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों ये चैनल आप लोग के एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे आप देखिए अच्छे से, इसके नोट्स बनाइए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने हमारे चैनल के एक कंटेंट पे अच्छे से फोकस किया, अपने नोट्स प्रॉपर बना दिए, तो डेफिनेटली इस साल आपको RBI ग्रेड भी निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।